So Yasin is with us, and as I said in the introduction कि यासीन मेरे बहुत हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं. आई थिंक कोई 25 years अब हो गए. आई थिंक 25-20 बिटवीन दैट टाइम हम एक दूसरे को जानते हैं. यासीन अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, एंड देन वील टॉक अबाउट मोर अबाउट दीज थिंग्स. Thank you very much, Wali. I think it's a great opportunity for me to be on your show. Or I think I will appreciate your efforts first. You are doing a great job क्योंकि तुम जिस तरह से एजुकेशन दे रहे हो लोगों को मासेस के अंदर कि वो किस तरह अपने फाइनेंशियल प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हैं. आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल वंडरफुल कम्युनिटी वर्क. और मुझे भी इसी किस्म का थोड़ा बहुत शौक था जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि मैं क्यूरियस था कि किस तरह ये बैंकिंग सिस्टम चलता है, किस तरह करेंसी सिस्टम चलता है. कभी मुझे मौका नहीं मिला उसको पढ़ने का, लेकिन ये लास्ट 2-3 इयर्स के अंदर मुझे थोड़ा पैंडेमिक की वजह से टाइम मिला, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट किया इस बारे में. तो बैकग्राउंड ये है कि मैं और वली एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. हम लोग हमने बैचलर्स एक साथ किया था कराची में, और फिर वहाँ से हमारा जो करियर था वो भी तकरीबन सिमिलर ही था टेलीकॉम्स के अंदर. और फिर मैं मूव आउट हो गया था पाकिस्तान से यूके, यूके से फिर कनाडा. और अभी भी हम लोग इंटर्न है, तो हम लोग इसी तरह की थोड़ी बहुत साइड हसल्स करते रहते हैं. तो रिसेंटली मैंने अपना यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल शुरू किया था जिसमें मेरा फोकस था मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, करेंसी एक्सचेंज के ऊपर कि किस तरह जो फाइनेंशियल वर्ल्ड, ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड किस तरह काम करती है. तो उससे काफ़ी मुझे माइंड ब्लोइंग किस्म के फैक्ट्स पता चले, जो मैं फिर अपने कम्युनिटी को मैं शेयर करता हूँ अपने चैनल के जरिए, ताकि उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे. तो ये थोड़ा बहुत मेरा पर्सनल जर्नी है ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी शॉर्ट लेवल पे मैंने बताया. डिटेल में हाँ जाएंगे नहीं, तो काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा. ऑफ कोर्स अभी तक हम लोग अभी तक उसकी प्रोफेशनल लेवल के ऊपर ही हैं. अभी भी जॉब्स कर रहे हैं. यासीन बाय द वे सिस्को में जॉब करता है, और ही इज डूइंग वेरी वेल इन दैट डोमेन. बट एट द सेम टाइम जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आप कैसे एज एन इंजीनियर आप ये किस तरह काम कर रहे हैं. तो मैं अगेन सबसे ये बोलता हूँ कि यार अपने आप को कन्फाइन ना करें. आपको कोई भी प्रोफेशन हो सकता है. There are a lot of examples. I don't know if our viewer know about that, लेकिन अली अब्दाल जैसा बंदा जो कि हार्डकोर डॉक्टर था, उसने बिल्कुल एक यू टर्न लिया, और जिस तरह से उसने कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन चूज किया. एंड देन सिमिलरली बहुत सारे और लोग होते हैं. तो हमें अपने आप को कन्फाइन नहीं करना चाहिए, और लर्निंग हैज नो बाउंड्रीज. तो एनीवेज बिल्कुल. यासीन, अभी बाय द वे फॉर द व्यूअर्स, हम इस तरह के और सेशंस करते रहेंगे, बल्कि मैं सोच रहा था कि लाइव सेशंस भी करें. तो वो अपकमिंग टाइम ड्यूरेशन के अंदर जिस तरह से आप लोगों की फीडबैक मिलती है हम उसको उस तरह से कर सकते हैं. अभी आज का टॉपिक बेसिकली रिगार्डिंग मनी है ओवरऑल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमिक्स एक बहुत डिफरेंट किस्म की फील्ड है. देखने में शायद एक जैसी लगती हूँ, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होता है जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा पर्सनल फाइनेंस का एक्सपर्ट भी हो जाए, और जो पर्सनल फाइनेंस का के बारे में जानता है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं पर्सनल फाइनेंस को अच्छी तरह से स्टडी करता हूँ, लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा उस तरह से यू कैन से कि मुझे उस तरह से समझ नहीं है. आई वुड से लाइक दैट. लेकिन यासीन क्योंकि उस तरह से देख रहा होता है इकोनॉमिक को, तो इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल के ऊपर, तो हम इससे बात करेंगे. सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये पैसे हैं क्या? मनी, व्हाट इज एक्चुअली मनी? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया वरी आपने. नॉर्मली ये एक बहुत ही जनरल मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि ये जो पेपर करेंसी या प्लास्टिक करेंसी हम यूज करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स मनी और वेल्थ, विच इज़ टोटली रॉन्ग. क्योंकि अगर हम इसको स्टडी करें लास्ट 50 इयर्स के अंदर, ये जो पेपर करेंसी थी ये बेसिकली गोल्ड से बैक होती थी. ठीक है, राइट. 1971 में जो राइट. उस वक्त के सदर रिचर्ड निक्सन थे यूएस के, उन्होंने इस पूरे एग्रीमेंट को जो है कैंसिल किया. और अब तब से लेके अब तक ये सिर्फ एक वर्थलेस पेपर है. इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. सिर्फ ये काम किस पे करता है? ट्रस्ट के ऊपर, कि हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है अपनी, कि गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करेगी कि इसको एक्सचेंज करके हम कोई स्टफ बाय कर सकते हैं, चाहे वो कोई गुड्स हो या सर्विसेज हो. राइट. तो और फिर दूसरा चीज़ ये है कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो शुरू में ह्यूमन हिस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व हुई है, पहले हम बाटा सिस्टम में थे. ठीक है, लोग स्टफ एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे. आपके पास राइस है, मेरे पास फ्रूट्स हैं, हम दो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. इस तरह हम्म. ट्रेड होती थी. फिर वो हम्म. इवॉल्व हुआ कमोडिटी बेस्ड करेंसी के ऊपर, जिसमें गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे. तो लोग उसको एज अ मीडियम और एक्सचेंज के तौर पे यूज करके ट्रेड करते थे. ऑफ कोर्स राइट. उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, इसको फिजिकली मूव करना मुश्किल होता था. फिर ये जब बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, जिसको अभी हम मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, ये ईजाद हुआ था नीदरलैंड से. एम्स्टर्डम में जो सेंट्रल बैंकिंग की शुरुआत हुई थी 15वीं सेंचुरी में, वहां से. और तब से फिर ये पेपर बेस्ड करेंसी
शुरू हुई बाय द वे, कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कट कर रहा हूँ तुमको, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि ये स्टॉक मार्केट का जो पूरा एक सिस्टम है वो भी नेदरलैंड से ही स्टार्ट हुआ था। देखो मतलब वो यूएस की एग्जैक्टली से ओरिजिनेट नहीं किया, ये भी नेदरलैंड से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये करेंसी सिस्टम भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। हाँ, जो मॉडर्न बैंकिंग जिसको हम कहते हैं ना, ये मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम, ये नेदरलैंड से स्टार्ट हुआ है, फिर उदासी बात है वहाँ से फैला था। ऑफ कोर्स वहाँ से जो प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस थे वो इंग्लैंड की तरफ आए, इंग्लैंड इंग्लैंड से फिर उन्होंने उसको फैलाया, फिर आगे ऑफ कोर्स नॉर्थ अमेरिका में हो गया। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को इवॉल्व होते हुए हमने देखा है। लेकिन अब जो इस वक्त जो सिस्टम है ना, दैट इज वेरी फ्रेजाइल, यानी कि जो कंट्रीज और सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस पेपर मनी को किसी भी वक्त छाप सकते हैं। यानी कि राइट। ये आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कितनी तादाद में ये करेंसी छाप सकते हैं। और आम लोग बेचारे, उनको पता नहीं होता कि उनकी करेंसी जो है रोज बरोज डी वैल्यू हो रही है। और हम्म। हम सब ये समझते हैं कि पेपर करेंसी जो है वो ही वेल्थ है, जबकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। राइट। अच्छा, तो ये तो ठीक है, लेकिन अब पहले क्या होता था? यू मेंशन निक्सन के टाइम पर, आई थिंक निक्सन का था जिसमें उसने गोल्ड स्टैंडर्ड्स को खत्म किया था। तो बिल्कुल। वो टाइम क्या था और वो क्यों हुआ था बेसिकली? कि गोल्ड स्टैंडर्ड, अभी भी हम कहते हैं ना बहुत सारी चीजों के लिए कि गोल्ड स्टैंडर्ड है ये, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के लिए क्यों खत्म हुआ था और उसके बाद रिpercussions क्या हुए उसके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। और ये काफ़ी डीप टॉपिक है, मैं इसको थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करूंगा। बेसिकली 1944 में जो मेजर गवर्नमेंट्स थी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको कहते हैं ब्रेटन वुड्स। ये राइट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जब इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, ग्लोबल इकोनॉमी, और सब इनको एक रीसेट करना था फाइनेंशियल सिस्टम को, ताकि उसके ऊपर दोबारा से वो बिल्ट ऑन कर सकें इकोनॉमी। तो राइट। जो ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये हुआ तय पाया था कि भाई यूएस डॉलर विल बिकम लाइक अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी, और सब दूसरे कंट्रीज अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ पैक करेंगे, यानी कि 1 US डॉलर इक्वल्स 1.5 यूरो। और उस वक्त तो खैर यूरो नहीं था, लेकिन जर्मन फ्रैंक्स और इस तरह की करेंसीज। तो और फिर इन्होंने ये तय किया था कि सब अपने कंट्रीज के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व में रखवाएंगे, और फेडरल रिजर्व उसके एक्सचेंज में डॉलर प्रिंट करके उनको देगा। राइट। तो उसके बाद वही हुआ जो यूएस करता है, इन्होंने दबा के डॉलर छापे। और हम्म। एक वक्त ऐसा आया कि जो कंट्रीज का ट्रस्ट था यूएस गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होना शुरू हो गया। उनको पता लग गया कि भाई इन्होंने एक्स्ट्रा अमाउंट में नोट छाप दिए हैं, जबकि इतना उनके पास गोल्ड रिजर्व है नहीं। तो फिर क्या हुआ कि सब कंट्रीज ने जो है वो गोल्ड मांगना शुरू कर दिया अपना, जिसको हम हम्म। कहते हैं गोल्ड रन या बैंक रन। और सही। फिर वो ऑब्वियस था, तो उस वक्त जो रिचर्ड निक्सन उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने वो पूरा जो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट था उन्होंने कैंसिल किया। उन्होंने कहा कि अब कोई हम गोल्ड एक्सचेंज नहीं करेंगे डॉलर के अगेंस्ट। और उस वक्त उन्होंने कहा था ये टेम्परेरी मूव है, इन अच्छा। ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड प्रोटेक्ट द डॉलर, सम ये सब ड्रामा जो होता है। और उस वक्त से लेके अब तक वो करेंसी जो है वो बिल्कुल जो है पेपर करेंसी बन गई है। बेसिकली इट्स लाइक अ फ्लोटिंग करेंसी। ये अब डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करती है कि भाई मार्केट में कितने यूएस डॉलर हैं अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीस, इसके हम्म। ऊपर वो करेंसी एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है। तो हाँ। ऑफ कोर्स उसके पीछे हकाइक जो थे वो यही था कि यूएस के ऊपर डेट जो था काफ़ी ज़्यादा था, और उनको अपने डेट को डिफॉल्ट होने से बचाना था। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने ये स्टेप लिया था, ताकि वो अपनी जो इजारादारी है यूएस डॉलर की एज ए ग्लोबल रिजर्व करेंसी वो कायम रहे। सही। तो इसके अच्छा, पीछे ऑफ अब कोर्स पॉलिटिकलिज्म नहीं है, तो हम अभी इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि फिर हाँ, अच्छा, अगेन दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस इन स्मॉल सेटिंग, तो वो डिपेंडिंग ऑन जो व्यूअर्स चाहते हैं और कमेंट्स में बताएंगे कि हम आगे इस तरह की डिबेट करें, आपस में डिस्कशन करें। अगर वो डेफिनेटली कहेंगे तो हम बाद में भी इस तरह की बात करेंगे। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अभी मुझे दिमाग में आया कि हम हमेशा कल ही मैं एक चार्ट देख रहा था। हम हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं और जो इम्पोर्ट करते हैं वो ट्रेड इम्बैलेंस है बहुत बड़ा, और उसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट्स ज्यादा हैं। और अगर हम रेमिटेंसेस को भी मिला लें तो रेमिटेंसेस एंड एक्सपोर्ट्स मिलाकर भी हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा होती हैं, और राइटली सो, क्योंकि हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देखता हूँ जो अभी हमने ब्रिटिश पाउंड के साथ देखा कि पीछे काफी ज्यादा डिवैल्यूएशन आई थी, और प्रिज्यूमली कि उसके अंदर इस तरह की जो इकोनॉमीज होती हैं, यूके हो गया, यूएस हो गया, तो ये एटलीस्ट कुछ प्रोडक्टिव होंगी और ये ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही होंगी, एक्सपोर्ट ड्रिवन होंगी। लेकिन मैंने ये देखा कि ये भी ऐसा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं। जो एक्सपोर्ट ड्रिवन एक जो कंट्री है बेसिकली वो जर्मनी था। अगर बड़े कंट्रीज में देखा जाए तो वो जर्मनी उसने एक्सपोर्ट की, लेकिन कोविड के टाइम पर और फिर जो रशियन वॉर हुई है उसके बाद ये सब कुछ जो हुआ उसके बाद उसका भी एक ऐसा इक्विलिब्रियम आ गया कि वो भी एक ऑलमोस्ट
जीरो के ऊपर आ गया है इस वक्त। तो ऐसा क्यों है कि हम ऑल्दो कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे उतना ज्यादा और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यूएस हो गया, यूके हो गया, वो भी ऐसा, उनका भी यही सिचुएशन है, वो लोग भी एक्सपोर्ट ज्यादा लेट से नहीं कर पा रहे हैं और इंपोर्ट उनकी भी ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि हम इतना पीछे चले जाते हैं और यूएस एंड यूके फिर भी स्टेबल, एक तरह से स्टेबल रहते हैं? ये काफ़ी डेप्थ का क्वेश्चन है, इसके लिए काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा। इसके पीछे ऑफ कोर्स पॉलिटिकल रीज़न है। फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल ये जो राइट। G7 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है ना, ये ऑफ कोर्स उनका आपस का ग्रुप है, इसमें ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। चाइना और रशिया उसमें शामिल हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो वो एक दूसरे को इस मामले में सपोर्ट करते हैं। अगर आप IMF का जो पूल देखें वो भी यही है, जिसमें वो SDR की बेस पे वो जो लोन देते हैं, वो हम्म। सारी मेजर करेंसीज जो हैं वो उसकी बैकिंग पे होता है। इसमें US डॉलर है, ऑफ कोर्स यूरो है, ब्रिटिश पाउंड है, और अब चाइनीज युआन भी इसमें शामिल हो गया। तो ये बेसिकली ये एक इलीट्स का ग्रुप है जो पूरे फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड के ऊपर। तो ऑफ कोर्स उसमें हम तो नहीं आते इलीट्स के अंदर। तो हम्म। अगर उनकी एक्सपोर्ट्स कम भी हैं तो उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उनकी करेंसी जो है वो पाकिस्तानी रुपये के हिसाब से गिरती नहीं है। जिस तरह सही। पाकिस्तान रुपये भी इतना डेप्रिशिएट हो जाता है, यूरो या ब्रिटिश पाउंड इतना डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है ना, FX मार्केट, वो काफ़ी मैनिपुलेटेड मार्केट है। उसमें बड़े गेम्स होते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर की रोज की ट्रेड होती है। तो दो स्पेकुलेटर्स कैन ड्रॉप अ करेंसी लाइक दिस इन अ डे। तो ये हम्म। तो टूल्स हैं उनके पास कि वो इकोनॉमिकली हम जैसे कंट्रीज को किस तरह जो है स्लेवरी में ला सकते हैं। तो एक तो ये पॉलिटिकल रीजन हो गया। दूसरा ये कि ये जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है ना रैंकिंग का, कि भाई मूडीज की रैंकिंग है किसी कंट्री के बारे में, या S&P पुअर की रैंकिंग है, उसकी बेस पे आपकी जो बॉन्ड, गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड होते हैं ना, उसकी रेटिंग तय होती है। अगर कोई रेटिंग एजेंसी लाइक मूडीज जो है वो आपके कंट्री के बॉन्ड को रेट नहीं कर रहा, दैट मीन्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आपको डेट नहीं बाय आपका डेट बाय नहीं करेंगे। बेसिकली बॉन्ड राइट। क्या होता है, वो एक डेट इशूइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है कि आपका राइट। कंट्री जो है वो बॉन्ड इश्यू कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो फॉरेन डेट ले रहा है, फॉरेन भी ठीक। और लोकल भी हो सकता है। हम्म। तो वो ज़्यादातर डॉलर डिनोमिनेटेड होता है। तो हम्म। वो आपको डेट तभी मिलेगा तब आपकी रेटिंग अच्छी होगी। और हम्म। अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं भी है और अगर आपको डेट चाहिए, तो आपको उसका जो यील्ड है बॉन्ड का वो काफ़ी ऊपर रखना पड़ेगा। ये मैं थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जा रहा हूँ, लेकिन हाई लेवल पे बेसिकली ये होता है कि ये एक सुपर एलीट्स का ग्रुप है, और वो इस सिस्टम को जो है कंट्रोल करते हैं कि किस तरह उन्होंने रेटिंग कंट्रोल करनी है, किस तरह उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करना है। और हम जैसे कंट्रीज जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या दूसरे जो एशियन कंट्रीज हैं, दे आर सोलली रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स इस काबिल नहीं है तो आपका करेंसी को स्टेबल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। क्योंकि हर चीज़ डॉलर में सेटल होती है इंटरनेशनली, चाहे वो ऑयल की ट्रेड हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड्स हो। इवन अगर आपने कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, दैट हैज़ टू बी सेटल इन US डॉलर, बिकॉज हम्म। अगर आप जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं या चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी रुपये में तो सेटल नहीं होगा, वो US डॉलर में सेटल होगा। तो US डॉलर की जो डिमांड है वो हमेशा रहती है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से जो लोकल करेंसीज है उन पे हमेशा प्रेशर रहता है। तो अच्छा, आपको इस पे हमेशा मैंने अभी लास्ट वीक एक न्यूज़लेटर भी लिखा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके उसमें भी मैंने यही बात की थी कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पाकिस्तान के अंदर। मतलब एक तो लोगों की वेल्थ ऑफ कोर्स उससे अफेक्ट करती है, अगर एक्सचेंज रेट नीचे जाता है तो उसकी वजह से हमारी वेल्थ इंपैक्ट करती है बहुत ज्यादा। लेकिन उसको मैनिपुलेट भी किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल। मैनिपुलेट किया जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि बहुत तेजी से नीचे जा रहा था, लेकिन अब दोबारा से वो ऊपर जा रहा है, और ये भी अच्छी चीज नहीं है किसी मुल्क के लिए कि वो आपका एक्सचेंज रेट इन अ मंथ अप एंड डाउन हो रहा हो, 10% ऊपर नीचे चला जाता हो, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो हम्म। चलें, ये तो एक चीज हो गई, हम ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, अगेन इट्स अ बिग डिबेट। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूँ गोल्ड की। मैं आपकी जो वीडियोस देखता हूँ ना यार, उसके अंदर मुझे लगता है कि आप प्रो गोल्ड हैं बहुत ज्यादा। तो वो गोल्ड के बारे में कुछ बताएं कि गोल्ड, एक तो ये कि हाँ। पाकिस्तान के हिसाब से मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं खुद भी गोल्ड, प्रो गोल्ड कह सकता हूँ मैं अपने आप को, लेकिन अगेन आई वुड स्टिल कंसिडर के गोल्ड को एक खास लेवल के ऊपर रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और वेल्थ डिप्लीशन का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो गोल्ड एक सेफ एसेट समझा जा सकता है। तो गोल्ड के बारे में क्या है बिल्कुल। मतलब, और शुरू से जब से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ है US डॉलर के अगेंस्ट, तो अब उसमें हमें क्या करना चाहिए गोल्ड के हिसाब से? हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया। मैं अपने आप को प्रो गोल्ड तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा एक ही बिलीफ है, पर्सनल बिलीफ है, कि गोल्ड विल स्टिल रिमेन एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फॉर सम टाइम। क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी है, ह्यूमन हिस्ट्री, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अगर आप उठा के देख लें, गोल्ड हमेशा जो है वो
एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज या स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे ट्रीट हुआ है पूरी हिस्ट्री के अंदर। और फिर अगर कुछ लोग रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखें तो कुरान में भी या बाइबल के अंदर भी जो है गोल्ड को एज ए मनी या वेल्थ के तौर पे बयान किया गया है। तो एक तो ये इसका एलिमेंट है, रिलीजियस एलिमेंट, और फिर हिस्ट्री ये प्रूव करती है कि गोल्ड ओवर द सेंचुरीज जो है वो एक वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज किया गया है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा है कि लास्ट 20 ईयर्स के अंदर ये जो बुल रन आया ना इक्विटीज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, वो सारा जो है वो बेसिकली डेट ड्रिवन था। यानी कि उसमें कंपनीज अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की बेस के ऊपर वैल्यू, उनकी वैल्यूएशन इस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह होनी चाहिए। वो सारा कुछ जो है वो इन्फ्लेटेड था, हायर पीई मल्टीपल्स थे, यानी कि 10 15 20 टाइम्स अर्निंग के हिसाब से वैल्यूएशन हो रही थी कंपनीज की। अब अगर टेस्ला की हम एग्जांपल लेते हैं, मैं आज ही पढ़ रहा था, टेस्ला इज नॉट मेकिंग मनी बाय सेलिंग कार्स। एग्जैक्टली। ये मेरे लिए काफी माइंड ब्लोइंग किस्म का कॉन्सेप्ट था। यस। वो पैसा कमाते हैं जो ग्रीन क्रेडिट्स होते हैं ना, उनको बेच के। वो क्या चीज़ हम्म। होती है? यूएस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई है कि भाई जो इलेक्ट्रिकल या ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक खास लेवल के कार्बन एमिशंस अपने रखने हैं। आई थिंक ठीक वो है। 50 ग्राम्स पर किलोमीटर, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है। इससे नीचे राइट। जाएंगे तो दे विल बी फाइन हैविली। और अगर आप 98 ग्राम्स पर किलोमीटर के हिसाब से एमिशन रखते हैं अपनी कार्स की, देन यू गेट फ्री क्रेडिट्स। ओके। वो फ्री क्रेडिट्स जो है वो फिर आप इंटरनेशनली सेल करते हैं। तो टेस्ला क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है, तो उनको वो 100% फ्री में वो क्रेडिट्स मिलते हैं। और राइट। टेस्ला फिर उन क्रेडिट्स को जो है दूसरे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को बेचती है अच्छा, यू बिलियंस आर ऑफ सेइंग डॉलर्स। लेट से, अगर लेट से टोयोटा एक कार बना रही है, कोरोला का बन रही है, और कोरोला की एमिशन ऑफ कोर्स क्योंकि वो पेट्रोल कार है तो वो ज्यादा हाँ, होगी। अगर कंपेयर करूं एग्जैक्टली, मैं टेस्ला से, जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव कार है, लेकिन वो कार ऑफ कोर्स क्योंकि इलेक्ट्रिक है, एलिजिडली उसके अंदर पोल्यूशन नहीं हो रही है, तो वो उसकी वजह से उसको क्रेडिट्स मिल रहे हैं टेस्ला को, एग्जैक्टली, जो कि एग्जैक्टली, अनफेयरली या फेयरली जो भी कह लें आप, कोरोला को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल। अगर इसको कंपेयर करें तो कोरोला की कॉस्ट बढ़ जाती है फॉर टोयोटा टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि उनको फाइन पे करना पड़ रहा है उसके लिए, बिल्कुल। और टेस्ला को एंड वो फाइन पे नहीं अगर करना वो, पड़ेगा। हाँ, अगर वो उस थ्रेशोल्ड से नीचे जाएंगे तो उनको फाइन पे करना पड़ेगा। जो तो कि उस करना फाइन पड़ेगा, से जाहिर सी बचने बात के है, लिए, क्योंकि अगर अगर वो हाँ, फ्यूल ऑयल पेट्रोल बेस कार है या डीजल बेस कार है। एग्जैक्टली, exactly. ओके। और उस रेंज के अंदर रखने के लिए भी उनको एक खास अमाउंट में क्रेडिट्स रखने हैं अपने पास। तो क्रेडिट्स वो आते हैं जब आप अपनी कार्स को ग्रीन एफिशिएंट कार्स के तौर पर राइट। प्रोड्यूस करते हैं। अगर अच्छा, आप नहीं ये कर रहे, इट्स देन यू इट्स अ मस्ट न्यू थिंग परचेज फॉर मी। दोस क्रेडिट्स फ्रॉम राइट। समवेयर। राइट, हम्म। तो वो टेस्ला से बहुत सारे ऑटो मैन्युफैक्चरर्स परचेज करते हैं। तो हम्म। लास्ट, अगर आप 1 और 2 ईयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखें टेस्ला की, दे आर मेकिंग मनी बाय सेलिंग दीज क्रेडिट्स। राइट। आई डिडंट नो अबाउट गाड़ियां बेच दैट। के नहीं कर रहे हो। हाँ। तो नहीं, मैं पॉइंट समझ मेरा रहा था कि ये है, शायद उनको इन्वेस्टर्स मिले हुए हैं, क्योंकि एक एक बूम तो है ना इलेक्ट्रिक कार्स का, और इस तरह की हाँ, ईएसजी कहते हैं आई थिंक, इस बिल्कुल, पूरी ड्राइव का। तो मैं समझ रहा था कि शायद उस वजह से इन्वेस्टर्स भी जा रहे हैं उसके अंदर, और उस वजह से वो उनको पूरा इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन ये पॉइंट मेरे पास बिल्कुल, मुझे हाँ। इट इज अ न्यू इन्वेस्टमेंट फॉर तो मी। बेसिकली कैपिटल है ना, मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू की, रेवेन्यू की प्रॉफिट्स जो की। वहां से मिल रहा है उसको। ओके। एग्जैक्टली, exactly. तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इस वक्त वो है क्रेडिट्स। यानी कि हम्म। गाड़ियां बेच के पैसा नहीं कमा रहे, वो क्रेडिट्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स सस्टेनेबल नहीं है। तो हम्म। पॉइंट मेरा ये है कि लास्ट 20 ईयर में जो हमने बुल रन देखा है स्टॉक्स के अंदर, वो प्योरली डेट ड्रिवन था। और राइट। गोल्ड इस हिसाब से थोड़ा सा, अगर आप कंपेयर करें, जो S&P 500 की जो ग्रोथ है वो कम है। वो इसी वजह से है हम्म। कि गोल्ड ऑफ कोर्स, सारा कैपिटल जो स्टॉक मार्केट में जा रहा था, और सारा वो कैपिटल स्टॉक मार्केट में इसलिए जा रहा था क्योंकि वो फेक एवेल्यूशन के तौर पे कंपनीज की एवेल्यूशन हो रही थी, और स्टॉक वो पंप हो रहा था। राइट। अब वो साइकिल जो है वो रिवर्स हो रही है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि वो जो चीप मनी थी पहले, वो अब खत्म हो रही है, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूएशन जो है कम होती जा रही है। तो हाँ। मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि इस पूरे सिनारियों में गोल्ड जो है वो शाइन करेगा इन द राइट। नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। अभी आप देखें, अगर गोल्ड अपने पीक से जितना भी गिरा है, वो बहुत ज्यादा नहीं गिरा है। 2000 पे हम्म। गया, तो उसके बाद तब से वो 18,000 पे, 1700 एटीन 1800 सॉरी के। 100 के ऊपर हाँ। फ्लोट कर रहा है। बिल्कुल। जबकि स्टॉक मार्केट 25% डाउन हो चुकी है अपने और पीक से। बिटकॉइन तो 50% ऑलमोस्ट नीचे आ गया है। एग्जैक्टली, exactly. तो हाँ। गोल्ड ने अभी भी अपने अपने आप को जो है सस्टेन रखा हुआ है एक खास लेवल पे। तो मेरा राइट। पर्सनल बिलीफ ये है कि इस पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के सिचुएशन में, जबकि अभी भी मजीद खतरात हैं, क्योंकि रशिया तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसके अलावा जो यूरोप में इस वक्त हाल हुआ हुआ है, एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, उसकी वजह से हम्म। मजीद क्राइसिस आएगा, क्योंकि जो बड़े बैंक्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लो ऑफ हो रहे हैं। जैसे क्रेडिट स्विस का भी जिक्र आया था 2 हफ्ते पहले कि उनके उनके भी बैंक होने के चांसेस है, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो सिनारियो होता है उसमें क्रेडिट स्विस का भी कुछ थोड़ा सा रोल था, क्योंकि वो राइट। भी एक्सपोजर था। तो उसकी वजह से जो यूरोपियन बैंक्स हैं वो अब जो है खतरे में आ गए।
तो अगर आप आउटलुक देखें फाइनेंशियली तो वो तो काफी वीक नजर आ रही है। तो उस पूरे सिनेरियो में गोल्ड ऐसा एसेट है जो कैपिटल जो है वो अट्रैक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ये खैर राइट मेरा पर्सनल बिलीफ है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। राइट। इस वजह से मैं गोल्ड को काफी जो है रेट करता हूँ हायर। चलो ये तो समझ में आता है गोल्ड के बारे में ना। अब गोल्ड, अब अगर लेट से मैं बात करूं, कोई पाकिस्तान के अंदर है तो उसको अपनी अपनी वेल्थ को कैसे सेव करना चाहिए या किस तरह से उसको प्रिजर्व करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो गोल्ड एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वेल्थ प्रिजर्वेशन का। ऑल्दो के डॉलर टर्म्स के अंदर उसने अभी तक हमको वो रन अप नहीं दिया जो बाकी इक्विटीज ने दिया या लेट से क्रिप्टो ने इवन दिया कुछ हद तक। ऑल्दो कि उसके बाद वो नीचे भी आ गया। बाय द वे क्रिप्टो पे एक अलग टॉपिक है, हम अलग किसी वक्त बात करेंगे इसके ऊपर अलग से। एक आई थिंक ये पॉडकास्ट कह सकते हैं हम इसको, तो वो अलग से हम किसी वक्त बात करेंगे बिल्कुल। क्रिप्टो के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, एक तो सबसे पहली बात ये कि लोगों को जो भी काम करें वो लीगली करें। आप लीगली कोई काम नहीं करते ना, जैसे क्रिप्टो की बात करें तो बहुत सारे लोग डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो हमने देख ही लिया रिसेंटली लूना के साथ क्या हुआ है, इवन बड़े बड़े एक्सचेंजेस के साथ यूएस के अंदर क्या हुआ है। तो और आपके पास कोई लीगल कवर नहीं होगा अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लेता अगेन, लेकिन आप किसी भी एक्सचेंज के साथ करते हैं जो कि पाकिस्तान में एक्रेडिटेड नहीं है, मैं पाकिस्तान की इस वक्त बात कर रहा हूँ सिर्फ, अगर उसमें बिल्कुल। एग्रीडेटेड नहीं है तो आप बिल्कुल लीगल कवर नहीं होगा। और थोड़ा बहुत आपको खेलना है किसी चीज के साथ तो आप खेल सकते हैं, वो आपकी गैम्बलिंग मनी होगी। लेकिन उसके अंदर आप लेट से अगर आप चाहें कि कल किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वो फर्ज करें कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, एटलीस्ट आपके पास एक लीगल कवर होगा, एसईसीपी बैठा होगा और उसने कुछ ना कुछ आपको आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। मतलब ठीक है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर बैरियर टाउन वाले इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं जिसके अंदर कोई लीगल कवर नहीं होता, लोग दर दर फिर रहे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट कोई आवाज उठाने वाला होता है, आप एटलीस्ट मजलूम होंगे। लेकिन हम्म। अगर आपने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपके पैसे चले गए, तो मसला ये होगा कि जो दुनिया होगी वो हंसेगी आपके ऊपर कि यार आपने तो अपनी मर्जी से किया ना, आपको तो पैसे बनाने का शौक था। एटलीस्ट हाँ। जो मेहनत की कमाई से बहरिया टाउन में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है उसकी इंटेंशंस कोई भी हो, लेकिन फिर भी मजलूम है ना यार वो बंदा, कि पाकिस्तान के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की, एक सही नीयत से इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उसको नुकसान हुआ उसके अंदर। हम्म। एनीवेज, अब मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर पाकिस्तान में किसी को वेल्थ प्रिजर्व करनी है तो मैं तो कहता हूं हर एक को, जो कंडीशंस है आजकल पाकिस्तान की, कि भाई गोल्ड में रख लें अपने पैसे। और ऑल्दो कि मैं खुद भी कहता हूं कि इतना कोई प्रोडक्टिव एसेट नहीं है गोल्ड, लेकिन फिर भी आपकी वेल्थ प्रिजर्वेशन होती है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक 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 आपको अपना एक सिस्टम बनाना चाहिए कि आप लेट से 30% सोच लें, लेट से 35% सोच लें, आपका जो नेट वर्थ है वो गोल्ड में होनी चाहिए। अदरवाइज फिर भी अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, अगर 20 साल पे देख लें, 30 साल पे देख लें, तो आपको एक्विटीज ने, प्रॉपर्टी ने, इवन डॉलर टर्म्स के अंदर अच्छा रिटर्न दिया है। गोल्ड में उस तरह का रिटर्न नहीं मिला है। और आप गोल्ड की बात करें लेट से 1990 से लेके लेट से 2005 तक की इन 15 सालों की बात करें तो उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन उसके बाद से 2005 से लेकर लेट से 2022 तक की बात करें, इन 15-17 सालों में देखें तो बिल्कुल उसने सही कहा। उस तरह का रिटर्न नहीं दिया। तो हाँ। हमने हमें अपने आप को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का एक्सपोजर है तो गोल्ड इज बेस्ट ऑप्शन टू गेट द एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। कम से कम आपको रुपी का वो एक्सपोजर नहीं रहेगा तो। लेकिन वही बात है, आप 100% गोल्ड नहीं खरीद सकते ना अपनी चीजों का। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, मैं पहले भी बात की थी कि म्यूचुअल फंड्स जो गोल्ड बेच रहे हैं या गोल्ड बेस्ड फंड्स हैं, वो एक स्कैम ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अगर किसी को बाय द वे मेरे जो एग्जैक्टली। व्यूअर्स अगर दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट वाली, क्योंकि हाँ अ, जब मैं गोल्ड पे बुलिश होने की बात करता हूँ मैं हाँ फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं हाँ पेपर गोल्ड की हाँ बात नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर गोल्ड जैसे मैंने कहा इट्स अ स्कैम। हाँ दे इशूड सो मेनी पेपर्स कंपेयर टू व्हाट गोल्ड रिजर्व दे हैव। तो वो राइट। जो क्लेम है ना वो वैलिड क्लेम नहीं है, प्लस तो ये कि मैं। मैंने जो म्यूचुअल फंड्स को देखा ना पाकिस्तान के अंदर, जो गोल्ड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अगर उनकी ट्रैकिंग देखें, एक फंड की ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट होती है कि वो ट्रैक किसको कर रहा है। अगर आप बेंचमार्क को देख रहे हैं तो गोल्ड की प्राइस बेंचमार्क है। अगर आप एक लेट्स से इंडेक्स को देख रहे हैं, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को देख रहे हैं, तो उसकी ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम्म। गोल्ड की ट्रैकिंग डॉलर टर्म्स में आपका फंड नहीं कर रहा है तो वो बेसिकली आपको स्कैम कर रहा है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल। समझ नहीं आता गोल्ड फंड। तो आप बेहतर ये है कि ऑल्दो कि अगेन वो आई वुड से कि इलीगली रहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना गोल्ड इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप इंपोर्ट बिल देखेंगे पाकिस्तान का तो उसमें गोल्ड आपको नजर नहीं आएगा। तो वो सारा हम्म। का सारा स्मगल ही हो रहा होता है। तो बेसिकली आप भी उसका पार्ट बन जाएंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ। मैं तो फिर वही कहता हूँ यार, एक एक अब ऑप्शन फिर ये अब भी कर क्या होता है। सकते हैं। हाँ एक ऑप्शन ये भी होता है कि कुछ गोल्ड एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो आपको वॉल्ट प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदें और आप उनके वॉल्ट में स्टोर करें। राइट, लेकिन वही जैसे बात कि है, वो वो पाकिस्तान गारंटीज का देती हैं। एक्सेस उसमें है कि नहीं है हमारे पास, ये भी तो मसला है ना। बहुत सारे हाँ वो एक्सचेंजेस पाकिस्तान का। में नहीं होगा, वो कहीं इंटरनेशनल कहीं किसी कंट्री के अंदर होगा।
तो हाँ लेकिन उसमें ये होता है कि आपका गोल्ड जो है वो सेफ एसेट के तौर पे नहीं, कहीं मसला रखा वही है ना कि आपके पास उस, अब गोल्ड तो ऐसी इन्वेस्टमेंट है ना कि आप पाकिस्तान में भी रह के गोल्ड खरीद सकते हैं, तो इसलिए हाँ प्रॉब्लम आती है लेट्स से स्टॉक्स की। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान से बाहर हम स्टॉक मार्केट में, यूएस की स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम टेस्ला या एप्पल के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो खैर एक अलग चीज है। मैं अभी बात कर रहा हूँ प्रिजर्वेशन की और वेल्थ एक्यूमुलेशन की। तो गोल्ड उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। प्लस उसके बाद आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है, क्योंकि हमने पिछले 7 साल में देख लिया पाकिस्तान के अंदर, 7 नहीं तो 5 साल के अंदर देख लिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई रन नहीं आया स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन फिर भी जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा रन भी दिया, अच्छे डिविडेंड्स भी पे किए हैं। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी को ले लें तो प्रॉपर्टी ने भी पॉकेट्स के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आप अगेन उसको कंपेयर करेंगे यूएस डॉलर और पीकेआर की पैरिटी से, तो वो वहां पर तो प्रॉब्लम आ वॉश आउट गई हो है। जाता है। हाँ हाँ, तो अब उसके अंदर मेरे ख्याल से आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए अगर पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, उसके बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। अगर यासीन उस पे तुम थोड़ा सा, अगर लेट से वेस्ट के अंदर हूं मैं, अगर यूएस के अंदर कनाडा में बैठ के देख रहा हूं मैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने वेल्थ को प्रिजर्व करने के? हाँ, ये ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए चॉइस ऑफ कोर्स काफ़ी लिमिटेड है, जैसा तुमने बताया। हम्म। लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, खासतौर पे जो वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, तो आपके पास चॉइसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक तो आपके पास यूएस स्टॉक मार्केट का एक्सेस होता है, ठीक है, आप राइट। नैस्डैक में या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट कैश में नहीं ली जाती, मोर्गेज के थ्रू ली जाती है, तो लोग लेवरेज करते हैं अपने आप को। ठीक है, ऑफ कोर्स अभी वो हालात नहीं है लेवरेज करने वाले, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। लेकिन ओवर द लास्ट 10-20 ईयर्स में देखा है कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में काफ़ी पैसा लगाया और उससे गेन्स भी लिए। और उसके बाद गोल्ड ऑफ कोर्स, ये अच्छा, मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि आप सारे अपने एग्स एक बास्केट में डालें, राइट। आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। 10%, 15%, 20%, जितना भी आप फ्लेक्सिबल हैं, आप गोल्ड में डालें, बाकी आप रियल एस्टेट में डाल दें, बाकी आप जो है स्टॉक में डाल दें। फिर कुछ ईटीएफ्स ऐसे होते हैं जो, अगर आप एक पूरा घर नहीं खरीद सकते तो आप जो रीट्स होते हैं, रीट्स REITs, खरीद सकते हैं, उसमें बिल्कुल। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा एसेट क्लासेस तो काफ़ी सारी हैं। ऑफ कोर्स क्रिप्टो इज इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, हम उस पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अच्छा, मैं अभी अभी हम सेफ थोड़ा एसेट्स सा हैं। हम्म, आगे, मतलब टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन आई मीन कम तो नहीं है, लेकिन डिपेंडिंग अगेन द ऑडियंस के वो क्या कहते हैं। हम्म, मुझे एक चीज इंपॉर्टेंट जो मुझे याद आई, जस्ट बाय यू सेइंग दैट कि वो रियल एस्टेट के अंदर पार्शली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट कैसा इन्वेस्टमेंट है? अगर मॉर्गेज के ऊपर जाएं हम, कनाडा जैसे मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस के अंदर रियल एस्टेट में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, मैंने इस पे वीडियो बनाई भी थी वैसे, कि बहुत सारे लोग अमीर बन जाते हैं जब कनाडा में जाते हैं, और मल्टी मल्टी प्रॉपर्टीज उनके पास होती हैं, और वो और कैसे ले लेते हैं वो इतने आराम से कि 6-6 प्रॉपर्टीज हाथ में होती है। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो, आई थिंक 2017 में, मैं एक बंदे को जानता हूँ, वो 2017 में गया था। उसके पास, वो इंडियन था, इंडिया की कुछ प्रॉपर्टीज उसने अपनी डिस्पोज ऑफ की थी, और उसके पास वो कैश लेकर गए, और उन्होंने कोई टोरंटो के अंदर कोई 6 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं आज तक, और वो अब उनसे रेंट ले रहे हैं, और उनका कैश फ्लो पॉजिटिव में है। तो वो ऐसा कैसे हो जाता हम्म। है? मतलब कितना आसान है, रिस्की है, क्या है ये? ये सारा डिपेंड करता है साइकिल के ऊपर। अगर साइकिल के अगर ऊपर, आप राइट। इकोनॉमिक्स को थोड़ा समझते हैं ना, तो इसमें साइकिल्स होती हैं, बूम्स एंड बस्ट, ठीक है। हम्म। तो ये मैनुअली क्रिएट की जाती हैं साइकिल्स। ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो क्रिएट करती हैं साइकिल्स। तो हमने देखा कि अगर हम ज़्यादा पीछे भी नहीं आते, अगर हम कोविड के हालात को देखते हैं, मार्च 2020 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, यानी कि सब कुछ बंद हो गया था। स्टॉक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी, प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गई थी। फिर फेडरल रिजर्व ने और जो दूसरे सेंट्रल बैंक थे, जैसे ECB है या बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ जापान है, ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है, इन्होंने मिलकर एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस जो है पंप किया मार्केट के अंदर। उससे क्या हुआ? उससे अनलिमिटेड किस्म की लिक्विडिटी मार्केट में आई, जो हर तरह के एसेट में जा रही थी। वो क्रिप्टो में भी जा रही थी। क्रिप्टो में जो बुल रन आया उसकी मेन वजह भी यही थी। वो रियल एस्टेट में जा रही थी, वो स्टॉक मार्केट में जा रही थी, तो हर चीज बूम हो रही थी। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह की साइकिल आती है ना, तो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपने वो साइकिल्स आइडेंटिफाई करनी होती है। जब राइट। वो साइकिल शुरू होती है, फिर आपने उस वक्त एंट्री करनी है, और जब साइकिल अपने पीक पे जाती है, तब आपने एग्जिट करना है। तो ये आम आदमी को नहीं पता होता कि सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो रेट्स किस तरह बढ़ाएंगे, कब कम करेंगे। तो ये एक आम आदमी को नहीं पता। और जो फाइनेंशियल न्यूज मीडिया होता है वो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म के स्टेटमेंट देता है, यानी कि एक न्यूज आउटलेट आपको दे दोगे कि प्रॉपर्टी मार्केट बूम कर रही है, दूसरा न्यूज आउटलेट आपको बता दोगे प्रॉपर्टी मार्केट जो स्टैग्नेंट है। तो
यू कैन नॉट मेक सेंस। ये यही चीज तो वैसे मैंने इकोनॉमिस्ट्स में भी देखी है कि वो एक 180 डिग्रीज पार्ट, ये बात हमने पहले भी की थी कि बिल्कुल डॉक्टर्स, दो डॉक्टर्स एक तरह की बात नहीं करते। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड ओपिनियन लेने जाएं तो बंदा सेम बोले, लेकिन कम से कम वो कुछ उसी एंगल के अंदर बात करता है। हाँ वो 0 डिग्रीज पे होगा तो दूसरा बंदा 15 डिग्रीज पे होगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट बिल्कुल की बात करें तो अक्सर इकोनॉमिस्ट मैं देखा 0 से डिफरेंट 180 थ्योरीज होती डिग्रीज हैं। पहुंच जाते हैं। हाँ यस। डिफरेंट थ्योरीज होती हैं। अच्छा मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पर दोबारा जाता हूँ, आपने रियल एस्टेट के बारे में पूछा था। तो हम्म। यहाँ पे वेस्ट के अंदर खासतौर पे लोग लेवरेज के ऊपर रियल एस्टेट बाय करते हैं। लेवरेज का मतलब ये क्या है कि आप 10%, 15%, 20% अपना कैश डालते हैं एज अ डाउन पेमेंट, राइट। बाकी जो है ना आप फाइनेंसिंग करवाते हैं बैंक से मॉर्गेज की। तो ये स्ट्रेटेजी कब काम करती है? जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम हो, जब साइकिल जो है वो बुलिश साइकिल हो, जो हमने मार्च 2020 में देखा। दैट हम्म। वाज अ टाइम व्हेन मनी वाज लिटरली चीप, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट जीरो लेवल 0 परसेंट पे के थे। ऊपर था। राइट। तो वो मेक सेंस करता था कि आप लेवरेज लें, रिस्क लें और रिस्की एसेट्स में जाएं। तो हम्म। इसीलिए लोगों ने क्रिप्टो में भी पैसे कमाए और रियल एस्टेट में भी पैसे बनाए। लेकिन अब इस वक्त रियल जो ब्रोकेज रेट्स हैं वो 7% पे जा रहे हैं। तो हम्म। इस रेट के ऊपर ब्रोकेज अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और हम्म। जो आउटलुक है वो भी काफी बेरिश आउटलुक है। तो इस वक्त रियल एस्टेट में एंटर करना काफी रिस्की है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, इवन दो मैं रियल एस्टेट में भी डील करता हूँ पार्ट टाइम। लेकिन इस वक्त जो है अपने आप को लेवरेज करने वाला टाइम नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाला टाइम है। तो इसलिए राइट। लोग जो है रियल एस्टेट एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि लेवरेज के ऊपर आप काफी इजीली जो है वो रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं। जब आप सेल करते हैं तो आपका जो गेन होता है, कैपिटल गेन, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने $500,000 की प्रॉपर्टी उठाई, तो उसमें आपने जो अपनी तरफ से पॉकेट में से पैसे डाले वो थे $100,000, 20% राइट। उसका। राइट। लेट्स से प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर गई $700,000 की, आपने हम्म। 2 साल में 3 साल में इसको बेचा। तो आपने जो 700 जो $200,000 आपने गेन किया, वो सारा का सारा आपका अपना प्रॉफिट हो गया। राइट। बैंक को तो आपने सिर्फ mortgage देना है जो आपने हम्म। इनिशियली लिया था। और हम्म। ओवर ओवर द टाइम आपने mortgage कुछ पे भी किया। हम्म। तो जो गेन है कंपेयर टू 100,000 इनिशियल कैपिटल इज मच लार्जर। तो राइट। लोग इस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। वो और अगेन साइकिल पे डिपेंड करता है। अगर आप गलत साइकिल में एग्जैक्टली आ गए तो फिर आप बहुत बुरी तरह से फंसेंगे इसके अंदर। हाँ आप कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएंगे इसमें। एग्जैक्टली तो अभी लास्ट 6 मंथ्स में ये हुआ कि जब मार्केट पीक पे थी ना, तो राइट। लोगों में एक हिस्टेरिया क्रिएट हुआ कि लोगों ने कहा कि हम्म। प्रॉपर्टी मार्केट ऑलवेज गोज अप। हाँ, तो फोमो उन्होंने फोमो पीक पे जो फोमो है जो क्रिएट हो प्रॉपर्टीज जाता खरीदना है। शुरू राइट। की और अपने को हाँ। स्ट्रेच किया। हाँ। लेट्स से उन्होंने $200,000 ओवर आस्किंग बाय करके प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो अंडर वाटर है, हम्म। यानी उनको मॉर्गेज भी पे करनी है और जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो उतनी है भी नहीं, तो वो सेल भी हम्म। नहीं कर सकते, सेल करेंगे तो नुकसान होगा। और मॉर्गेज पे करते हुए उनको खल रहा है क्योंकि वो हाई रेट के मॉर्गेज पे कर रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी डिजास्टर सिचुएशन फॉर दोज पीपल। तो इसमें सही कह रहे हो कि इसमें साइकिल को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि आप राइट साइकिल में एंटर हो तो आप ठीक है पैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप रॉन्ग हम्म। साइकिल में एंटर हो गए तो दैट इज इवन मोर डेंजरस, आप काफी लूज भी कर सकते हैं। एंड उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान भी नहीं है। मतलब कभी कभी होता है कि आप महंगे इंटरेस्ट रेट पे भी अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी ऊपर भी चली जाए। और डिपेंड्स ऑन योर लेवरेज कि आपने कितना लेवरेज लिया हुआ है। हो सकता है आपका हाँ ज्यादा लेवरेज ना हो तो आप उसमें बच जाएं। लेकिन अगर बिल्कुल आप हाई लेवरेज के ऊपर गलत प्राइस पे ले लें प्रॉपर्टी, फिर तो आप इट्स अ डिजास्टर कि आप छोड़ ही दें बल्कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी, जैसे जैसे 2008 में हुआ था। जिस तरह से हाँ 2008 के अंदर बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि सारी प्रॉपर्टी, वो क्राइसिस ही प्रॉपर्टी का था जब 2008 के अंदर मसला हुआ था। और उस टाइम पर बैंक्स का भी वही मसला था। बाय द वे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बैंक्स में एक कोई यूट्यूब चैनल देख रहा था जिसके अंदर उसने बताया था कि यूएस के अंदर अब उन्होंने दोबारा से वो काम स्टार्ट कर दिया बैंक ऑफ अमेरिका ने कि आप ऑल इंक्लूसिव आप मॉर्गेज पे जा सकते हैं जिसमें आपको 10% डाउन भी देने की जरूरत नहीं है। इज इट लाइक दैट? अब हो रहा है कुछ इस तरह से? मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, लेकिन मैंने कुछ खबरें सुनी है कैनेडियन मीडिया के अंदर के वो 45 ईयर्स की मॉर्गेज लेके आ रहे हैं, यानी कि अभी इस वक्त 30 ईयर्स मैक्सिमम टर्म होती है। लेकिन क्योंकि अफोर्डेबिलिटी इतनी कम हो चुकी है घरों की, तो गवर्नमेंट उसको स्टिमुलेट करने के लिए जो एमोटाइजेशन पीरियड है वो उसको बढ़ा रही है, यानी कि 45-40 ईयर्स की एमोटाइजेशन लेके आ रहे हैं। तो दैट विल ऑफ कोर्स क्रिएट सम स्टिमुलेशन, तो वो एक बुलिश साइन होगा प्रॉपर्टी मार्केट के लिए। लेकिन स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम इट, क्योंकि उसमें पॉलिसीज चेंजेस होंगी, रेगुलेशन चेंजेस होंगी, बैंकिंग रेगुलेशन हो जाती है, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन राइट। कहने का मतलब ये है कि जिसने अगर एक या दो प्रॉपर्टी उठाई हुई है वो तो फिर भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने 5 या 6 प्रॉपर्टीज लेवरेज पे उठाई हुई हैं, दैट पर्सन विल बी अंडर वाटर इन दीज हम्म। सर्कमस्टांसेस, स्पेशली और अगर उसमें उसने एक भी जो टेनेंट उसका इधर से उधर हुआ, उसने कोई प्रॉब्लम कर दी एग्जैक्टली तो वो फिर उसकी और इन सारी कंट्रीज सर्विस। में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इसमें टेनेंट्स के बहुत राइट्स होते हैं, यानी कि हम्म। अगर टेनेंट रेंट पे करना छोड़ देना, आप उसको इवेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपके हम्म। पास कोर्ट से ऑर्डर ना हो। राइट। और इस वक्त जो
बैकलॉग है कोर्ट्स के अंदर वो 6 to 8 months का है। तो हम्म। इतना आसान नहीं होता कि आप जो है टेनेंट को किक आउट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं टेनेंट्स के लिए। राइट, राइट, जबरदस्त। चलो यार यासीन, इट वाज अ फ्रूटफुल डिस्कशन, और आई होप कि हम आगे भी इस तरह की डिस्कशन करते रहेंगे। और अगेन आई वुड मेंशन द टिकटॉक, योर टिकटॉक चैनल बहुत मजेदार चैनल होता है। उसमें मैं आई वुड से कि मेरे व्यूअर्स हैं उस पर जाके उसको फॉलो करें जरूर यासीन को। एंड देन आल्सो आई मेंशन यूट्यूब, बिकॉज यासीन ने पहले उर्दू चैनल, इंग्लिश चैनल बनाया था यूट्यूब पे, वो भी अभी है, लेकिन वो उर्दू पे अब थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर रहा है। तो दोनों चैनल्स हैं, मैं सारी चीजों के लिंक डाल दूंगा, ताकि लेट से आपको फॉलो करना हो तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक्स फॉर कमिंग अप यासीन। एंडिंग नोट पे अगर कुछ कहना चाहो। थैंक्स वली फॉर द अपॉर्चुनिटी। आई थिंक दिस इज अ वर्थफुल डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो वी आर मोर देन हैप्पी टू फर्दर कंटिन्यू और डिस्कशन। तो अगर इंशाल्लाह। आपको कुछ और टॉपिक समझ में आते हैं जिसको आपको लगता है कि इस पर डिबेट हो सकती है हेल्दी किस्म की, तो आप राइट। प्लीज़ वली को कांटेक्ट करें। तो वी शुड कंटिन्यू दी बल्कि सेशंस। मैं तो कहता हूँ एक लाइव सेशन भी होना चाहिए, अगर डिपेंडिंग ऑन द हाउ हाउ दिस वीडियो गोज, उस पे लाइव सेशन भी करेंगे और उसके अंदर ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा वो। हाँ, तो उसमें लेट्स हम सी। लाइव कमेंट्स पे हम कमेंट कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, चलें, जबरदस्त यार यासीन। फिर नाइस मीटिंग अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और उसके बाद फिर दोबारा से करते हैं सेशन इंशाल्लाह। फॉर श्योर। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, एब्सोल्युटली। थैंक यू। ओके। थैंक्स एवरीबॉडी, ओके, बाय। बाय।